बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएस एनालिटिकल केमिस्ट्री के कोर्स रिसर्च मेथडोलॉजी में आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में रिसर्च मेथडोलॉजी का इस्तेमाल होने वाले जो सबसे बेसिक टर्म है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, वो आज हमने स्टार्ट करनी है, दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को डिस्कस करने के लिए मैं आपको जनरल वे में एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फर्ज करें मैं एनालिटिकल केमिस्ट हूं या मैं केमिस्ट हूं और मैं एक रिसर्च करने जा रहा हूं। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च टाइटल है, वो ये है कि मैंने सपोज कर रहा हूं कि मैंने सपोज फैसलाबाद के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका मेंटल स्ट्रेस एनालिसिस करना है मैंने। अब जब मैं सपोज कर लेता हूं कि फैसलाबाद में 30 टोटल स्कूल्स हैं और उन 30 स्कूल्स के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 30,000 हैं। अब मैंने क्या करना है, या मेरी रिसर्च किस चीज पे है, टॉपिक क्या है कि मैंने उन 30,000 स्टूडेंट्स की जो मेंटल स्ट्रेस है उसका एनालिसिस करना है। अब जब मैंने 30,000 स्टूडेंट्स का मेंटल स्ट्रेस एनालिसिस करना है तो जाहिर सी बात है मुझे इंडिविजुअल स्टूडेंट का मेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझे जो करना होगा कि 30,000 स्टूडेंट्स का मेंटल एनालिसिस करने के लिए मुझे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स से मिलना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो फिर मैं क्या करता हूं, अब वो समझ लें कि वो जो टोटल 30,000 स्टूडेंट्स हैं, मैं उसको एक नाम दे रहा हूं, उसको एक टर्म उसके लिए यूज कर रहा हूं, पॉपुलेशन। अब वो जो 30,000 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, उन टोटल स्टूडेंट्स को मैंने नाम दिया पॉपुलेशन का। अब मैं क्या करूंगा, उन 30,000 स्टूडेंट्स में से कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लूंगा या सिलेक्ट कर लूंगा। मैं जब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मखसूस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस टोटल पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करूंगा, तो वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट किए, मैंने उनका एनालिसिस किया, मेंटल एनालिसिस किया, और मैंने वो जो मेरे रिजल्ट आएंगे उनको मैं अप्लाई कर दूंगा उन 30,000 स्टूडेंट्स के ऊपर। यानी उस पूरी पॉपुलेशन में से मैंने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज किए, जिनके लिए मैंने या जिनके ऊपर मैंने एनालिसिस करना है, जिनका एनालिसिस करना है, उन स्टूडेंट्स के ग्रुप को नाम दिया जाता है सैंपलिंग का। यानी सैंपलिंग बेसिकली क्या होती है, उस पूरी पॉपुलेशन में से वो ग्रुप ऑफ सैंपल्स जिसका आपने एनालिसिस करना है वो सैंपलिंग कहलाते हैं, और जो सैंपलिंग के रिजल्ट आते हैं उनको फिर अप्लाई कर दिया जाता है जनरल फॉर्म में उस पूरी पॉपुलेशन पे। तो होप सो आप सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि एक सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास एक पूरी पॉपुलेशन है। पूरी पॉपुलेशन से मैंने एग्जांपल ली है कि मैंने 30,000 स्टूडेंट्स का एनालिसिस करना है, टोटल 30 स्कूल मैंने चूज किए हैं। उन स्कूल के अंदर जो 30,000 स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस 30,000 स्टूडेंट में से, यानी उस पॉपुलेशन में से मैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या मखसूस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट करूंगा, जिनका मैं एनालिसिस करूंगा, और वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, ग्रुप बनाया है, दैट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ सैंपल जो है, दैट इज नोन एज सैंपल। तो सैंपल को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन विच रिसर्च इज कंडक्टेड, जिनके ऊपर मैंने रिसर्च कंडक्ट करनी है वो सैंपल कहलाते हैं। सैंपल को समझने के बाद या सैंपल की डेफिनेशन समझने के बाद मैं आ जाता हूं टाइप्स ऑफ सैंपल पे। हमारे पास नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं सैंपल की। एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है, दूसरा हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है। अब जो प्रोबेबिलिटी सैंपल है वो क्या होता है कि वो जो 30,000 स्टूडेंट्स हमने जिनका एनालिसिस करना है, उनमें से मैं रैंडमली स्टूडेंट्स लूंगा
कि कुछ स्टूडेंट्स मैंने एक स्कूल से लिए, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से, कुछ चौथे से। यानी कि मखसूस स्कूल नहीं है कि मैंने स्टूडेंट्स फलां स्कूल से लेने हैं। उन 30 स्कूल्स में से रैंडमली जब मैं स्टूडेंट्स चूज करूंगा जिनके ऊपर मैंने एनालिसिस करना है, तो वो जो सैंपलिंग होगी जिसको मैं रैंडमली चूज करूंगा, वो सैंपलिंग कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैंपल। यानी व्हेन द रिसर्चर चूजेस द सैंपल रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो जब मैं पॉपुलेशन में से रैंडमली जो सैंपल को सिलेक्ट करूंगा, तो वो जो सैंपल्स होंगे या वो जो सैंपलिंग होगी, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपल की 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। वो जो 5 आपके पास टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल की, उनमें सबसे पहली टर्म है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इन सारी टाइप्स को डिटेल में हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे कि वन बाय वन ये क्या चीजें होती हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये पहली टर्म है। फिर है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। फिर है आपके पास क्लस्टर सैंपलिंग। जो फोर्थ टाइप है प्रोबेबिलिटी सैंपल की, वो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और लास्ट वन जो है वो मल्टी स्टेज सैंपलिंग है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड टाइप है सैंपलिंग की, वो है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। अब प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में से इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपल का मैंने आपको बता दिया कि जब आप रैंडमली नंबर ऑफ सैंपल सिलेक्ट करते हो जिनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है आपने, वो प्रोबेबिलिटी है। यानी उनके बारे में कोई आपको इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल चूज करने हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जिनके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी रखते हो, तो वो आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स हैं। और उनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं जिनमें हम कोटा सैंपलिंग, हम कन्वीनियंस सैंपलिंग और जजमेंट सैंपल, यानी टोटल 8 तरह की हमारे पास सैंपलिंग होती है, जिनमें से 5 तरह की सैंपलिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपल की टाइप्स होती हैं और 3 जो है वो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल की टाइप्स होती हैं। तो टोटल हमारे पास 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ना वो सैंपलिंग होती है। अब हम इन सारी टाइप्स को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल की जो 5 टाइप्स हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपल में जो सबसे पहली टाइप है दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग को करने के लिए, यानी वही बात जो मैंने शुरू में बताई प्रोबेबिलिटी सैंपल में, कि आप रैंडमली नंबर ऑफ सैंपल चूज करते हो। यानी वो जो आपने 30 स्कूल्स में से 30,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उन 30,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आपने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं कि 2 स्टूडेंट किसी स्कूल से लिए, 5 किसी और से लिए, 10 किसी और से लिए, 20 किसी और से लिए। तो रैंडमली जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज करते हो एनालिसिस के लिए, तो उसको हम फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल सिंपल रैंडम की है लकी ड्रॉ की। यानी लकी ड्रॉ में क्या करते हैं, ढेर सारी पर्चियां डालते हैं और उनमें से रैंडमली हम कोई पर्चा निकालते हैं। तो लकी ड्रॉ जो है ना वो उस एग्जांपल से आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग की समझ आ जाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम में आपने जो नंबर ऑफ सैंपल चूज किए या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज किए वो रैंडमली किए थे, लेकिन सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के अंदर आप रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने उन 30,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई जिनका आपने स्ट्रेस एनालिसिस करना है। आपने उन 30,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई और आपने एक तरतीब के साथ स्टूडेंट्स के नाम सिलेक्ट करने हैं। यानी फर्ज करिए यहां पे मैंने कुछ डॉट्स लगाए हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास स्टूडेंट्स हैं। अब इन डॉट्स को आप समझिएगा कि ये स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने तकरीबन कोई 12 डॉट्स लगाए हैं, 12 स्टूडेंट्स लिए हैं
अब उन 12 स्टूडेंट्स को समझिएगा कि वो एक पॉपुलेशन है। अब वहां से मैंने सैंपल लेना है एनालिसिस के लिए। तो अब ये जो सैंपलिंग में कर रहा हूं, ये जो बॉक्स लगे हुए हैं, ये आपके पास सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का मैंने करनी है। यानी वो जो 12 स्टूडेंट्स मैंने एनालिसिस के लिए, यानी जो पॉपुलेशन है उसमें टोटल 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से मैंने 4 स्टूडेंट्स लेने हैं सैंपलिंग के लिए। तो वो जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो मैं एक तरतीब से लूंगा। यानी देखिए, अगर गौर करें तो हर तीसरा स्टूडेंट मैं ले रहा हूं। यानी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, सैंपल्स लूंगा या स्टूडेंट्स की मैं लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट में मैं तरतीब से मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा सैंपलिंग के लिए। यानी nth वैल्यू ऑफ सैंपल्स यूज की जाती है। यानी अगर आप गौर करें तो ये तीसरा स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट किया, फिर चौथा पांचवा छोड़ के छठा स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट किया, सातवां आठवां छोड़ के नौवां स्टूडेंट सिलेक्ट किया, 10वां 11वां छोड़ के 12वां स्टूडेंट। यानी एक तरतीब के साथ मैंने एक सिस्टम के तहत जो है वो अपना सैंपलिंग जो है वो करता हूं। तो ये आपके पास सिस्टमैटिक रैंडम थी। इसी तरह जो थर्ड टाइप है आपके पास प्रोबेबिलिटी सैंपल की, वो है आपके पास स्ट्रेटिफाइड सिंपल सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपल सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप बना लेते हैं। मसलन वो जो 30,000 स्टूडेंट्स थे जिनका मैंने मेंटल एनालिसिस करना था, उनमें से मैं होमोजेनिसिटी की बेस पे उनके ग्रुप बना लूंगा। फर्ज करो मैं वो होमोजेनिसिटी उनकी जाहिर सी बात है 30,000 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें फीमेल स्टूडेंट्स भी होंगे, उनमें मेल स्टूडेंट्स भी होंगे। तो मैं वो होमोजेनिसिटी की बेस पे मैं ग्रुपिंग कर दूंगा। फर्ज करो मैं सारी फीमेल का एक ग्रुप बना लेता हूं, सारे मेल स्टूडेंट का मैं एक ग्रुप बना लेता हूं। अब वो जो सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो होमोजीनियस है, एक जैसी हैं। जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो आपस में होमोजीनियस है, एक जैसे हैं। होमोजेनिसिटी की बेस पे मैं स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कर लूंगा और वहां से जब मैं सैंपल लूंगा अपना रिसर्च करने के लिए, तो वो जो सैंपलिंग होगी वो सैंपलिंग क्या कहलाती है मेरे पास, स्ट्रेटिफाइड सैंपल सैंपलिंग कहलाती है। इसी तरह जो आपके पास फोर्थ वन है दैट इज क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपल में मैं क्या करता हूं कि मैं ग्रुप बना लेता हूं, स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लेता हूं, यानी मेल फीमेल स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लिए। यानी इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 30,000 थे और स्कूल कितने थे, 30। अब वो जो 30 स्कूल्स थे उनको मैं नाम देता हूं क्लस्टर का। यानी वन क्लस्टर कंटेन्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या वन स्कूल कंटेन्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो क्लस्टर का मतलब होता है वन क्लस्टर कंटेन्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ सैंपल्स। अब मैं क्या करूंगा, वो जो 30 स्कूल्स हैं उनमें से मैं कुछ स्कूल जो है वो मखसूस स्कूल जो है वो फर्ज करें पहले 5 स्कूल तरतीब के साथ पहले 5 स्कूल मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो जब मैंने पहले 5 स्कूल सिलेक्ट कर लिए उन 30 में से, तो इसका मतलब है मैंने 5 क्लस्टर सिलेक्ट कर दिए। अब उन 5 क्लस्टर्स में से 5 स्कूल्स में से मैंने रैंडमली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। यानी फर्ज करें एक क्लस्टर के अंदर 100 स्टूडेंट है, दूसरे क्लस्टर के अंदर भी 100 है, तीसरे के अंदर भी, चौथे के अंदर भी 5 है। 5 क्लस्टर मैंने या 5 स्कूल मैंने सिलेक्ट किया और हर स्कूल यानी हर क्लस्टर के अंदर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब वो जो क्लस्टर मैंने सिलेक्ट किए हैं उनके अंदर से मैंने जो स्टूडेंट्स हैं वो रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। यानी जो पहला क्लस्टर था, पहला स्कूल था, उसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट थे, 100 में से मैंने कोई से 5 स्टूडेंट सैंपल के तौर पर सिलेक्ट किए जिनका मैंने एनालिसिस करना है। इसी तरह जो दूसरा क्लस्टर है, दूसरे क्लस्टर में से मैंने कोई से रैंडमली 5 स्टूडेंट और उठा लिए। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा जो क्लस्टर्स हैं उन हर क्लस्टर में से मैंने रैंडमली 5 स्टूडेंट्स ले लिए सैंपल के तौर पर एनालिसिस के लिए। तो जब आप एक मखसूस क्लस्टर में से
आप रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हो, तो वो जो सैंपलिंग होती है दैट इज क्लस्टर सैंपल सैंपलिंग। जो लास्ट टाइप है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपल की, वो है हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस सैंपलिंग। आप मल्टीपल सैंपल आपके पास जो सैंपलिंग है वो आप कैसे करते हो, इसमें भी अगेन आपने क्या करना होता है, क्लस्टर बनाने होते हैं। अब यहां पे आपने जो क्लस्टर बनाए थे वो आपने मखसूस क्लस्टर बनाए थे, यानी सपोज पहले 5 स्कूल सेलेक्ट किए थे, तरतीब के साथ आपने क्लस्टर सेलेक्ट किए थे। इसमें आपने क्या करना है कि क्लस्टर भी रैंडमली बनाने हैं। यानी फर्ज करें टोटल 30 आपके पास स्कूल्स की लिस्ट है, आपने रैंडमली कोई से 5 स्कूल सेलेक्ट कर लिए। जो आपके पास क्लस्टर सैंपल था उसमें क्या करना था, आपने क्लस्टर सैंपल के अंदर आपने तरतीब के साथ क्लस्टर सेलेक्ट करने हैं। सपोज पहले 5 सेलेक्ट कर लिए या आखिरी 5 सेलेक्ट कर लिए या दरमियान वाले 5 क्लस्टर सेलेक्ट किए, यानी क्लस्टर आपने तरतीब के साथ सेलेक्ट करने थे। इसमें जो आपने क्लस्टर सेट करने हैं या सिलेक्ट करने हैं वो आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। यानी पहला स्कूल पहले, यानी जो लिस्ट होगी 30 स्कूल्स की, 30 स्कूल्स की, उनमें से आपने पहले नंबर पे आने वाला स्कूल सेलेक्ट कर लिया, फिर 10वें पे, फिर दूसरे पे, फिर 8वें पे, यानी रैंडमली आपने क्लस्टर सेलेक्ट कर लेने हैं। जब आप रैंडमली क्लस्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो उन रैंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर्स के अंदर से जो आपने स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं सैंपल के तौर पर, वो भी रैंडमली सिलेक्ट करें। यानी फर्ज करें जो पहला क्लस्टर आपने सिलेक्ट किया उनमें से कोई से 5 स्टूडेंट्स उठा लें। जो 10वें नंबर वाला आपने रैंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर सिलेक्ट किया उसमें से कोई से 2 स्टूडेंट उठा लें। जो 8वें नंबर पे आपने सिलेक्ट किया उसमें से कोई से 8 उठा लें। जो 20वें नंबर पे क्लस्टर है उसमें से कोई से 10 उठा लें। यानी आपने क्लस्टर भी रैंडमली बनाए और उन रैंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर्स में से नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपने रैंडमली उठाए। तो उस सैंपलिंग को आप मल्टीपल स्टेजेस बोलते हो। तो क्लस्टर सैंपल और मल्टीपल स्टेजेस सैंपल में क्या फर्क है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप रैंडमली लेते हो, लेकिन जो क्लस्टर बनाते हो इसमें जो क्लस्टर होगा वो एक तरतीब के साथ होगा, इसमें जो आपके पास क्लस्टर है वो रैंडम होगा। यानी मल्टीपल स्टेजेस सैंपल पे आपने जो क्लस्टर चूज करना है वो भी रैंडमली सिलेक्ट करना है और जो उस क्लस्टर के अंदर सैंपल चूज करने हैं वो भी रैंडमली करना है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लस्टर तरतीब के साथ आपने सिलेक्ट करना होता है, उस क्लस्टर के अंदर फिर स्टूडेंट्स आपने रैंडमली सिलेक्ट करने होते हैं। तो ये आपके पास 5 डिफरेंट टाइप्स थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपल की। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड टाइप है दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में जो सबसे पहली आपके पास टाइप है दैट इज कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि आप सुनते होंगे देखते होंगे जब जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें लिखा होता है कि 40% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो टोटल 100 नंबर ऑफ सीट्स आई हैं जॉब के लिए उसमें से 40 सीट्स जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी, वो मखसूस होंगी फीमेल के लिए, उसको हम फीमेल कोटा बोलते हैं। तो अगर हम कोटा सैंपलिंग को डिफाइन करें तो क्या होता है, द परसेंटेज दैट इज रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, कि किसी मखसूस सेक्शन के लिए जो नंबर ऑफ सैंपल होंगे और जो परसेंटेज होगी वो क्या कहलाएगी, वो कोटा सैंपलिंग कहलाती है। उसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल दी है आपके पास जॉब्स का, जब फीमेल के लिए अलग कोटा आता है, मेल के लिए अलग कोटा आता है, तो उस तरह की सैंपलिंग को हम कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी आपके पास सैंपलिंग है वो जजमेंट सैंपल है। अब जजमेंट सैंपल आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस या ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नॉलेज। यानी आपने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे ना, 30,000 स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल जो पॉपुलेशन थी, उसमें से जो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं जिनको आप सैंपल का नाम दे रहे हो, जिनका आपने एनालिसिस करना है,
वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। फर्ज करें सैंपल आपने लेना है जी, आपने एनालिसिस के लिए 10 स्टूडेंट लेने हैं जिनका आपने मेंटल एनालिसिस करना है। अब वो 10 स्टूडेंट्स, जब आप ऐसे 10 स्टूडेंट लेते हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया है, ऑलरेडी उनके बारे में आप उनका थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कि भाई इस स्टूडेंट्स का मेंटली ये प्रॉब्लम है, इस स्टूडेंट का मेंटली ये प्रॉब्लम है, तो जब आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस या नॉलेज की बेस पे आप सैंपल सिलेक्ट करते हो, दैट टाइप ऑफ सैंपलिंग इज नोन एज जजमेंट सैंपल। जो लास्ट वन टाइप है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि अब आपके पास 30,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पॉपुलेशन के अंदर, आपने कोई से 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं जिनका आपने एनालिसिस करना है। अब वो 10 स्टूडेंट्स उन 30,000 में से आपने वो लेने हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो, जिनको आप बड़ा इजीली अप्रोच कर सकें, जिनका आप समझ लें कि जो सैंपल आपकी इजी अप्रोच में होंगे। जब आप इस तरह के सैंपल लेते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती है, कन्वीनियंस सैंपल। एंड चूज द सैंपल व्हिच आर इजीली अवेलेबल। अब उन 30,000 में से हो सकता है जो 10 स्टूडेंट्स हैं जो आपके बिल्कुल घर के करीब हैं, जिनको आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, इजीली मिल सकते हो, जिनका एनालिसिस कर सकते हो, तो वो जो आपके उस सोशल सर्कल में 10 स्टूडेंट होंगे या आपके सराउंडिंग में जो 10 स्टूडेंट होंगे जिनका एनालिसिस के लिए इजीली वो स्टूडेंट अवेलेबल है, तो ऐसी सैंपलिंग को हम क्या नाम देते हैं, हम कन्वीनियंस सैंपलिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ था हमारे पास मेथोडोलॉजी में यूज होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सैंपलिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।